हेलो दोस्तों, अब हम सॉल्यूशन का जो लास्ट पार्ट है, पार्ट 3, वो करने जा रहे हैं। इस पार्ट में हम क्या देखेंगे? कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का। सबसे इंपॉर्टेंट क्यों? क्योंकि यहीं से न्यूमेरिकल आने वाला है, और वो भी 3 मार्क्स का। कितने मार्क्स का? 3 मार्क्स का। तो भाई ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत ही आसान भी है। तो अब देखो क्या है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। क्या है भाई? हम कर रहे हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, न्यूमेरिकल आएगा। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या है? कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी है जो सोल्यूट की अमाउंट पे डिपेंड करती है। भाई कितने मोल ऑफ सोल्यूट लिए, कैसा सोल्यूट लिया, किस नेचर का सोल्यूट लिया, इस पे बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करता। तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी दैट प्रॉपर्टी व्हिच डिपेंड ओनली ऑन द अमाउंट ऑफ सोल्यूट, दैट इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, डजंट डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ द सोल्यूट। तो भाई ये लिख दो, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी इज दैट प्रॉपर्टी, दैट प्रॉपर्टी व्हिच डिपेंड्स only on the amount of solute। भाई अमाउंट ऑफ सोल्यूट पे डिपेंड करती है, नेचर पे डिपेंड नहीं करती। नॉट ऑन द नेचर ऑफ सोल्यूट। ठीक है भाई, ये वो है। अगर हम अमाउंट ज्यादा लेंगे तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी बढ़ जाएगी, अमाउंट कम लेंगे तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी घट जाएगी। ऐसे ऐसे डिपेंड करेगी। ये नहीं भाई नमक लिया तो क्या फर्क पड़ेगा, दूसरे नेचर का ले लिया तो क्या फर्क पड़ेगा, ऐसे फर्क नहीं पड़ेगा। ये अमाउंट पे डिपेंड करेगा। ठीक है, ऐसी प्रॉपर्टी को हम क्या कहेंगे? कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। हमारे चैप्टर में 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है और चारों बहुत इजी। न्यूमेरिकल तो हद से ज्यादा इजी है, न्यूमेरिकल तो हद से ज्यादा इजी है। कौन सी 4 प्रॉपर्टी है भाई? आपको सब पता है, आपको सब पता है कौन सी 4 प्रॉपर्टी है। पहली है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। दूसरी है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तीसरी है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। और लास्ट है ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है भाई, ये 4 प्रॉपर्टी है। इनके 4 फॉर्मूले हैं। 4 फॉर्मूले में सिंपल सा 3 वर्ड का फॉर्मूला है सबका, और वही फॉर्मूले में जो टर्म यूज होगी मोलरिटी, ये जो कंसंट्रेशन टर्म, वो हमने आपको बताई दी थी। मतलब कि बहुत ही ओवरऑल आसान सी चीज है, आसान सी चीज है। तो हम स्टार्टिंग से देखते हैं कैसे आएगा सब कुछ इसके बेस पे। ठीक है भाई, देखो सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूं। देखो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, जिसको हम क्या बोलते हैं? RLVP। भाई ये क्या कहता है? देखो अब इसको करेंगे। हमें रोल्स लॉ से क्या पता है? हमें रोल्स लॉ से क्या होता है? फ्रॉम रोल्स लॉ क्या पता है हमें? PA इज इक्वल टू P नोट एक्सेबल है। मान लो क्या मान लो, ये मेरा एक सोलवेंट है A। क्या ये मेरा सोलवेंट A? ठीक है, इसमें मैंने क्या ऐड कर दिया? B सोल्यूट ऐड कर दिया भाई। क्या ऐड कर दिया? B सोल्यूट ऐड कर दिया। तो इसकी प्रॉपर्टी में कैसे क्या चेंज आएगा वो देखते हैं। तो यहाँ पे A क्या है? सोलवेंट। ठीक है, P नोट क्या है? इसी सोलवेंट का प्योर फॉर्म में वेपर प्रेशर। P क्या है? जिसको पार्शियल प्योर, और ये P है क्या? पार्शियल प्रेशर। और X क्या है? इसी एक का सॉल्यूशन में मोल प्रेशर। ठीक है, तो अब क्या आएगा? हमें पता है, क्या पता है? हमें पता है, हमें क्या पता है? जब हमारे सॉल्यूशन में A और B कंपोनेंट है तो मोल दोनों का मोल फ्रैक्शन का सम हमेशा 1 के बराबर होगा। तो यहाँ से क्या आ गया? x से क्या आ गया भाई? 1 माइनस एक्स बी। जो ये 1 माइनस एक्स बी आया वे मैंने यहाँ पे पुट किया, तो ये आ गया, आ गया। अब इसको देखो, p बराबर p नोट ए माइनस p नोट ए एक्स बी।
हुआ नहीं हुआ, हुआ। अब देखो जो ये टर्म थी इसको मैं यहाँ लेके आता हूँ, कहाँ लेके आता हूँ, यहाँ लेके आता हूँ। कैसे लेके आता हूँ, पी नॉट ए इस तरफ रख लो, बाकी सबको उस तरफ लेके जाओ, और पी ए को इससे इस तरफ, तो घुमाओ, कैसे घुमाओगे, पी नॉट ए एक्स बी उस तरफ गया भाई, पी नॉट ए जो यहाँ पे बचा था वो मैंने यहाँ पे लिखा, और उस तरफ से पी ए जो प्लस में था इस तरफ आके क्या हो गया, नेगेटिव में, हुआ भाई, हुआ। अब यहाँ से एक्स बी एज इट इज रहने दो, ये जो मल्टीप्लाई में पी नॉट ए यहाँ नीचे ले आओ, पी नॉट ए माइनस पी ए अपॉन में पी नॉट ए, बना भाई नहीं बना, बना। क्या फॉर्मूला बना हमारा, हमारा फॉर्मूला बना पी नॉट ए माइनस पी ए अपॉन में पी नॉट ए इज इक्वल टू एक्स बी, बना भाई। पी नॉट ए माइनस पी ए मतलब वेपर प्रेशर ऑफ प्योर है माइनस वेपर प्रेशर ऑफ ए का सॉल्यूशन, क्या हो, लोअरिंग भाई, ये माइनस है, इसमें से ये माइनस क्या, तो ये क्या हो, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, ओरिजिनल से डिवाइड कर दिया तो क्या हुआ, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, और किसके बराबर आया, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट, किसके बराबर आया ये, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट, क्या आया, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट, और ये क्या भैया, लोअरिंग होगा, पी नॉट ए माइनस पी क्या होगा, लोअरिंग, क्या होगा, लोअरिंग, और ओरिजिनल से डिवाइड कर दिया तो रिलेटिव टर्म, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर किसके बराबर आया, मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूशन। भाई देखो इतना सा आसान सा था, कितनी टर्म है, एक दो तीन टर्म है, तीन टर्म है जिसमें से दो वो दे देंगे, एक आपसे निकलवाएगा, ठीक है, दो दे देंगे और एक आपसे निकलवाएगा, कैसे निकलवाएगा, पहले तो मोल फ्रैक्शन देखो, एक्चुअली क्या होगा, मोल फ्रैक्शन क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दैट कंपोनेंट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल द कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन, तो क्या होगा ये Nb अपॉन में Na प्लस Nb, XB की ये वैल्यू है, ठीक है। और इसको हम और आसान करने के लिए, जब बहुत मुश्किल सा आ रहा है, अगर Nb सोलवेंट, जो ये सोलवेंट है, जो ये सोलवेंट है, इसके नंबर ऑफ मोल्स बहुत ही ज्यादा है, बहुत ही ज्यादा है, तो मतलब Nb के मोल्स बहुत ही कम होंगे, बहुत ही कम होंगे, तो हम इसको क्या कर देंगे, नेग्लेक्ट कर देंगे, और ये फॉर्मूला, जो ये फॉर्मूला कभी कभी हम ऐसे भी यूज कर लेंगे जब अपने न्यूमेरिकल को हमें थोड़ा आसान करना होगा, क्या करना होगा, आसान करना होगा। कब करेंगे ये, कब करेंगे ये, जब Nb क्या होगा, लेस 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 देन Na, उस टाइम में हम ये कर लेंगे यूज, और हमारा जो ये फॉर्मूला हो जाएगा ऐसे हो जाएगा, और एक आसान सा न्यूमेरिकल हो जाएगा, ठीक है भाई। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर में बस इतना ही था, और कुछ नहीं था, और कुछ नहीं था। अब अगला देखो, अगला क्या था भाई, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, क्या है भाई अगली प्रॉपर्टी, देखो आसान ही थी ना भाई, इतना आसान तो है सब कुछ। अगली क्या है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ये क्या कहता है, मान लो मैंने अपने प्योर लिक्विड था, ये क्या था हमारे पास, प्योर सॉल्वेंट था A, इसमें मैं क्या करता हूँ, एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करता हूँ ऊपर से B। एक बात बताओ, इसका वेपर प्रेशर कम होगा, वेपर प्रेशर जो एक का था P नोट A, वो मैंने बताया था ज्यादा होगा P नोट Pa से, Pa क्या सॉल्यूशन में, सॉल्यूशन के बाद इसका वेपर प्रेशर वो कम होगा, प्योर स्टेट के वेपर प्रेशर से होगा कम। अब इसका बॉइलिंग पॉइंट ऐड करने के बाद मेरा क्या बना, ये सॉल्यूशन बन गया A प्लस बी, इसका वेपर प्रेशर है Pa और इसका वेपर प्रेशर था P नोट A, और ये मेरा ज्यादा है। बॉइलिंग पॉइंट बताओ भाई, बॉइलिंग पॉइंट मतलब जिस पे जो इसका वेपर प्रेशर है वो एटमॉस्फेयर प्रेशर के बराबर हो जाए। भाई ये ज्यादा है ये कम है, मतलब इसका वेपर प्रेशर जल्दी बॉइलिंग पॉइंट के बराबर, मतलब एटमॉस्फेयर प्रेशर के बराबर होगा, मतलब हम कम टेम्परेचर पे ही ये एटमॉस्फेयर प्रेशर के बराबर हो जाएगा।
हो जाएगा ना। और ये इसको एटमॉस्फेयर प्रेशर बनाने के लिए हमें और ज्यादा टेम्परेचर लगाना पड़ेगा। तो सीधी सी बात ये हुई, टी नोट ए जो ये है टी नोट ए, ये भी क्या होगा, टेम्परेचर कम होगा। किससे? इससे। क्यों कम होगा भाई? भाई इसकी रेस्पेक्ट में वेपर प्रेशर जाता है, और हमें पता है वेपर प्रेशर और बॉइलिंग पॉइंट एक दूसरे से इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। क्यों होते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल? क्योंकि भाई बॉइलिंग पॉइंट वो टेम्परेचर होता है जिस पे हमारा वेपर प्रेशर एटमॉस्फेयर प्रेशर के बराबर जाएगा, वो है। अब इसका वेपर प्रेशर पहले ही जाता है तो बड़ी जल्दी एटमॉस्फेयर प्रेशर के बराबर हो जाएगा, मतलब हमें कम टेम्परेचर देना पड़ेगा, मतलब कम टेम्परेचर पे बॉईल हो जाएगा। ये इसका बॉइलिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। और ये क्या है भाई, इसमें वेपर प्रेशर कम है, वेपर प्रेशर कम है। क्यों कम है? क्योंकि इसमें हमने सॉल्यूट ऐड कर दिया, तो इसका वेपर कम फॉर्म हुई तो वेपर प्रेशर कम है। इसका वेपर प्रेशर कम है तो हमें टेम्परेचर ज्यादा देना पड़ेगा, ताकि ये वेपर प्रेशर किसके बराबर हो जाए, एटमॉस्फेयर प्रेशर के बराबर हो जाए, और हमारा क्या जाए, लिक्विड बॉईल होने लगे। तो भाई टेम्परेचर ज्यादा देना पड़ेगा, तो ये क्या है, ये टेम्परेचर ज्यादा है उससे। ये क्या है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। ठीक, तो भाई हमें यहां से ये पता चल गया है, तो बॉइलिंग पॉइंट सॉल्यूशन है, मतलब कि सोल्यूट ऐड करने के बाद सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। तो इसको बढ़ जाता है, तो इसलिए टर्म आई एलिवेशन। सोल्यूट ऐड करने के बाद बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया, तो इसको क्या नाम दिया, एलिवेशन। और इसको मैं क्या लिख देता हूं, डेल्टा टी बॉइलिंग। भाई ये भी लिख लो बॉइलिंग के लिए, ये भी लिख लो। तो डेल्टा टी बॉइलिंग मतलब कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, मोलैलिटी। मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था कि मोलैलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये इस न्यूमेरिकल में यूज होगी, इसलिए। ठीक है, इसके बराबर आ गई। तो डेल्टा टी बी, इसको इसमें कन्वर्ट करेंगे तो एक कांस्टेंट आएगा, यहाँ पे जो कांस्टेंट आया उसका नाम है के बी इंटू में एम। तो ये क्या होगा, एलिवेशन इन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन के। और हमारा ये फॉर्मूला है। और ये डेल्टा टी बी क्या है, डेल्टा टी बी क्या है भाई, किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, सॉल्यूशन का। टी ए बॉइलिंग माइनस टी नोट ए बॉइलिंग इज इक्वल टू के बी डॉट एम। ये तो हमारा आ गया भाई फॉर्मूला। अब मैं बताऊंगा इसमें के बी क्या है, एम ने बता दिया क्या है, मोलैलिटी। डेल्टा टी बी क्या है, टेम्परेचर ऑफ द सॉल्यूशन, बॉइलिंग टेम्परेचर ऑफ द सॉल्यूशन माइनस बॉइलिंग टेम्परेचर ऑफ द प्योर सॉल्वेंट। ये सब आ गए। अब आता है के बी क्या है, आप बताओ के बी क्या है। सीधी सी बात है, के बी एक कांस्टेंट है। अब हमें ये बताना है कौन सा कांस्टेंट है, क्या इसकी यूनिट है, इसकी यूनिट क्या है, और इसको डिफाइन कैसे करेंगे। तो अब आ जाते हैं यहाँ पे, कहाँ पे आ जाते हैं, यहाँ पे केपी। केपी क्या है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, और इसको नाम देंगे हम प्रोपोर्शनलिटी को मोलल एलिवेशन कांस्टेंट। ठीक है भाई, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट। और क्या देंगे, बी से, मैंने कैसे याद रखा, यहाँ बी है तो इबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट, स्कोपिक कांस्टेंट, इबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट, इसका केबी का ये नाम है। इसकी यूनिट क्या है, इसको डिफाइन कैसे करेंगे वो देखो भाई। पहले देखते हैं यूनिट। हमारे पास फॉर्मूला क्या है, डेल्टा टीबी इज इक्वल टू केबी डॉट एम है भाई। डेल्टा चेंज इन टेम्परेचर यूनिट केल्विन भाई, क्या भाई, केल्विन। इसकी यूनिट निकालनी है भाई। मोलैलिटी की यूनिट, मोलैलिटी का क्या फॉर्मूला था, कैसे डिफाइन किया था, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड पर केजी ऑफ सॉल्वेंट। तो क्या था भाई, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड पर केजी ऑफ सॉल्वेंट। तो भाई यहां से जब केबी निकालोगे ना, यहां से जब केबी निकालोगे तो केबी आ जाएगा भाई केल्विन
केजी डिवाइड में था, इस साइड आके मल्टीप्लाई में केजी पर मोल, केल्विन केजी पर मोल, ये केबी की यूनिट आ गई। ये क्या आ गई भाई, केबी की यूनिट। केबी क्या है, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट और इब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट, यूनिट आ गई। अब इसको हम करेंगे डिफाइन, कई बार डिफाइन करना आता है। डिफाइन मोलर एलिवेशन कांस्टेंट तो भी यही, डिफाइन इब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट तो भी यही, ठीक है। अब इसको डिफाइन करेंगे तो कैसे डिफाइन करेंगे भाई, देखो ये था, इसमें मैं मोलरिटी लेट m बराबर 1, मतलब मोलरिटी 1 लेगी तो क्या बना, डेल्टा Pb बराबर Kf, ये बना भाई, बना। अब इसको डिफाइन कर दो, ये क्या क्या कहेंगे, Kf को डिफाइन करना, you can define that molar elevation constant is the elevation in boiling point when the molarity of the solution is taken as unity। क्या बोलेंगे, जब मोलरिटी को यूनिटी ले लेंगे तो जो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है वो ही क्या बन जाता है, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट। तो भाई इसको लिखो, इट इज, भाई केबी की बात कर रहा हूं, ठीक है, इट इज डिफाइंड एज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। क्या भाई, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। कब कब होगा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट के बराबर, व्हेन मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन इज टेकन एज यूनिटी। जब यूनिटी मतलब एक के बराबर ये ले लेंगे मोलरिटी, उस टाइम में जो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट होगा वो किसके बराबर होगा भाई, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट के। और ये हमारा यहाँ पे एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी खत्म, ठीक। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट क्या हुआ, हमने एक सॉल्यूट ऐड किया तो बॉइलिंग पॉइंट उस सॉल्वेंट का ऐड करने के बाद बढ़ जाता है। क्यों बढ़ जाता है, क्योंकि भाई उसका वेपर प्रेशर घट जाता है, वेपर प्रेशर घट जाएगा तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा, क्योंकि ये दोनों आपस में इनवर्सली प्रोपोर्शनल, इसलिए इसका नाम हुआ एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। उसके बाद हमने उसका फॉर्मूला दिया, फॉर्मूला हमने बताया एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है, ये मोलरिटी है और ये कांस्टेंट है जिसका नाम है मोलर एलिवेशन कांस्टेंट या फिर इब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट। हमने उसकी यूनिट बताई, यूनिट बताने के बाद हमने उसको बड़े आसानी से क्या कर दिया, डिफाइन कर दिया। जब मोलरिटी 1 ले लेंगे तो जो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट आएगा वही मोलर एलिवेशन कांस्टेंट होगा। ये भाई यहाँ पे ये होता है खत्म। भाई यहाँ पे मैं ये नहीं बताऊंगा मोलरिटी का क्या फॉर्मूला है, कैसे करेंगे, सब कुछ बताया भाई, बहुत ही आसानी है, मोलरिटी का फॉर्मूला पुट करेंगे सब कुछ काम हो जाएगा। तो भाई अगली जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है वो इसकी ही भाई है, कैसे है, सेम फॉर्मूला, सेम सब कुछ, बस नाम थोड़ा सा अलग। एक बॉइलिंग पॉइंट था तो एक फ्रीजिंग पॉइंट है। तो भाई इसका नाम, जो भी तीसरी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी आ गई, जो ये तीसरी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी आ गई, इसका नाम होगा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ये क्या है, सेम वही बात, ये हमारा एक प्योर में है, इसमें मैंने ये प्योर सॉल्वेंट है A, इसमें क्या ऐड कर दिया भाई, क्या ऐड कर दिया B सॉल्यूट, और ये बना अब AB। सबको पता है कि भाई ऐड करने के बाद वेपर प्रेशर घट जाता है, और फ्रीजिंग पॉइंट में क्या होता है वहीं से देख लो, प्योर में डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट तो आपको उससे समझ आ गया होगा, जो सॉल्यूशन आएगा उसका फ्रीजिंग पॉइंट कम हो गया होगा, उसी वे में जैसे मैंने वेपर प्रेशर से रिलेट करके बताया था, सेम उसी वे में। तो अगर इसका फ्रीजिंग पॉइंट है T नोट A फ्रीजिंग, अगर इसका फ्रीजिंग पॉइंट है क्या TAF, तो सीधी सी बात है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट मतलब फ्रीजिंग पॉइंट कम हो गया होगा, तो कम हो गया होगा तो पहले वाले का ज्यादा रहा होगा तभी तो कम हुआ होगा, ये है। तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट निकालना मतलब फ्रीजिंग पॉइंट में कितना कम हुआ, वो कैसे निकालेंगे, डेल्टा TF, ठीक है। ये किसके बराबर है भाई, पहले जो फ्रीजिंग पॉइंट था वो, क्योंकि बड़े मान ये छोटा ही करते हैं, डिप्रेशन में कितना कम हुआ, डेल्टा T नोट AF माइनस TAF, और ये किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मोलरिटी के।
ठीक है, सेम टू सेम वही। अब डेल्टा टी एफ प्रोपोर्शनलिटी का इक्वल टू करेंगे तो यहाँ कांस्टेंट आएगा, यहाँ पे वहां कांस्टेंट आया था के बी बॉइलिंग था या फ्रीजिंग है तो कांस्टेंट आएगा के एफ बाई और इनटू में मोलैलिटी, इनटू में मोलैलिटी, इनटू में मोलैलिटी। और भाई वहां पे ये क्या था, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, यहाँ पे क्या है ये मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट। ठीक है भाई, और वहां को इब्लियो, क्योंकि 20 से मैंने इब्लियो याद करा था, तो दूसरा हमारे पास है क्रायोस्कोपिक, CR वायो क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। तो भाई ये सब पूरी कहानी थी इसकी, यहाँ पे क्या क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। ठीक है भाई, इसकी यूनिट सब कुछ आपको वही सेम टू सेम केल्विन मोल्स पर केजी, तो इस तरफ आएगा तो केएफ की यूनिट क्या आ जाएगी भाई, केल्विन केजी पर मोल। वो उसी तरह सेम टू सेम तरीके से ड्राइव करिए। बस अगर इसको अब डिफाइन करना हो तो वही लेट मोलरिटी बी 1, तो डेल्टा टीएफ क्या आ जाएगा केएफ। तो डिफाइन कैसे करेंगे, इट इज द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट व्हेन द मोलरिटी ऑफ द सॉल्यूशन इज टेकन एज यूनिटी। क्या आएंगे, इट इज डिप्रेशन, इट इज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट कब, व्हेन मोलरिटी इज टेकन एज यूनिटी। यूनिटी मतलब भाई 1। तो भाई ये सब हो गया इसका, मोलरिटी आपको पता है कैसे क्या निकालते हैं, तो कोई दिक्कत है ही नहीं, ये पूरा टॉपिक खत्म हो गया भाई। इसका यूज भी है एक दो यूज क्या है, अगर भाई आपने किसी का फ्रीजिंग पॉइंट को और कम करना हो, मतलब कोई चीज 0 पे फ्रीज हो रही हो और आपको फ्रीजिंग पॉइंट आप चाहते हो कि आप 0 पे ट्रेवल करें, मतलब कहीं ऐसी कंडीशन में हो कि 0 डिग्री सेल्सियस है वहां का टेम्परेचर, आप चाहते हो ये भाई बर्फ में ना जमे, बर्फ मतलब फ्रीज ना, तो आप क्या करोगे, उसमें सोल्यूट ऐड कर दो। सोल्यूट ऐड करने के बाद उसका फ्रीजिंग पॉइंट और कम हो जाएगा और वो आपके उस टेम्परेचर पे क्या होगा, फ्रीज नहीं होगा। इसमें इसका काम आता है ये सब। या फिर हाई टेम्परेचर 0 डिग्री है, मान लो कोई बर्फ है, उस वहां पे हटाए जाए, हटाओगे क्या करोगे, उसका बर्फ में सोल्यूट ऐड कर दो, मतलब कि सोल्ट ऐड कर दो। सोल्ट ऐड करने से क्या होगा, उसका फ्रीजिंग पॉइंट कम होगा, लेकिन टेम्परेचर एटमॉस्फेयर हमारा अभी 0 है, लेकिन वो 0 से कम पे फ्रीज होगा, तो वहां पे जो बर्फ है वो पिघल जाएगी। ऐसे बर्फ हटाने, रोड से बर्फ हटाने के लिए प्रॉपर्टी काम आती है ऐसे। अब है हमारा लास्ट टॉपिक, लास्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, कौन सी, ओस्मोटिक प्रेशर। अब देखो भाई ये सबको पता है ये कहां पे क्या है। ओस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, ओस्मोसिस क्या होता है, ओस्मोसिस क्या होता है, ओस्मोसिस, ओस्मोसिस होता है फ्लो ऑफ solvent from high concentration to low concentration through semi permeable membrane, ये होती है ओस्मोसिस। ओस्मोसिस पहले डिफ्यूजन भी पता होना चाहिए। डिफ्यूजन क्या होता है, फ्लो ऑफ सॉल्वेंट या फिर लिक्विड फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। इसमें कोई भी डिफ्यूजन में कोई भी सेमी परमेबल मेम्ब्रेन नहीं होती, लेकिन ओस्मोसिस में क्या होता है, फ्लो liquid from high solvent from high concentration to low concentration through semi permeable membrane। तो क्या होता है, ये ओस्मोसिस होता है। कैसे, मान लो ये मेरा एक कंटेनर सा है, ठीक है भाई, ये मेरा एक कंटेनर है, इस तरफ प्योर सॉल्वेंट है, इस तरफ प्योर सॉल्वेंट है, इस तरफ सॉल्वेंट में कुछ ऐड किया हुआ मैंने सोल्यूट, तो इस तरफ क्या है, उसी सॉल्वेंट का सॉल्यूशन है। यहाँ पे मैंने क्या लगाई है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, ठीक है। यहाँ पे इस तरफ मैंने क्या लगाई है, पिस्टन। पिस्टन क्या काम करती है, प्रेशर एग्जर्ट करने के काम आता है पिस्टन, ठीक है। तो भाई जब मैंने यहाँ पे कोई प्रेशर एग्जर्ट नहीं करा, प्योर सिंपल स्टेट में, भाई ये सॉल्वेंट है प्योर, ये सॉल्यूशन है,
ठीक है। तो सोलवेंट की मूवमेंट होगी सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से, अब ये देखना इस तरफ होगी कि इस तरफ। सबसे पहली बात, जो ज्यादा चीज होती है ना उस साइड से कम की साइड जाते हैं। यहाँ सोलवेंट ज्यादा है, यहाँ सोलवेंट का कुछ हिस्सा सोल्यूट ने भी लिया हुआ है। अगर कंसंट्रेशन देखें यहाँ तो पूरा का पूरा सोलवेंट है, यहाँ सिर्फ यहाँ सोलवेंट के साथ सोल्यूट भी है। अगर सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन की बात करें तो उसकी कंसंट्रेशन यहाँ ज्यादा होगी, लेकिन जहाँ सोलवेंट कहाँ ज्यादा है यहाँ, और यहाँ सिर्फ सोलवेंट है। अब हमारी मूवमेंट भी सोलवेंट की होगी, सोलवेंट की मूवमेंट होगी इस तरफ, क्योंकि कंसंट्रेशन मेंटेन करने के लिए ये मूवमेंट होती है। और मूवमेंट किसकी होती है? सोलवेंट की। सोलवेंट कहां से कहां जाएगा? जहां सोलवेंट की कंसंट्रेशन ज्यादा है। सोलवेंट की कंसंट्रेशन इस तरफ ज्यादा है तो ये ऑटोमेटिकल सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से सोलवेंट हमारा इस तरफ जाएगा भाई, इसको ही ऑस्मोसिस कहते हैं। अब हमें पढ़ना ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है? अब हमें ये मूवमेंट रोकनी है, ये सिर्फ रोकनी है, उल्टा फ्लो नहीं करवाना, इसको यहीं पे रोक देना है। तो कैसे रोकेंगे भाई? इस तरफ जा रहा है, अगर फ्लो इस तरफ है तो मैं सॉल्यूशन की साइड एक पिस्टन लगा के ऊपर से प्रेशर लगाऊं। क्या लगाऊं? प्रेशर लगाऊं। ठीक है भाई, प्रेशर इतना लगाऊं कि बस इस तरफ जाना रुक जाए। तो इस प्रेशर को जो लगाया, जो जिसने इसका फ्लो रोक दिया, इस प्रेशर को क्या नाम दूंगा मैं? ऑस्मोटिक प्रेशर। और इसका यहाँ पे भाई साहब सिंबल है पाई के रूप में, यूनिट वही है एटमॉस्फेयर वाली, प्रेशर की सेम यूनिट है, कोई अलग नहीं होगी बस। तो ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है? ये वो मिनिमम प्रेशर है जो सॉल्यूशन की साइड हमने लगाया ताकि सॉल्वेंट का मूवमेंट रुक जाए, ताकि सॉल्वेंट का मूवमेंट थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन रुक जाए। ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है? इट इज द मिनिमम प्रेशर अप्लाइड, कौन सी साइड अप्लाइड? क्या? सॉल्यूशन साइड अप्लाइड ऑन सॉल्यूशन साइड टू, किसके लिए अप्लाइड है? चेक द फ्लो, टू चेक द फ्लो ऑफ solvent from solvent to solution side। भाई कंसंट्रेशन, हाई कंसंट्रेशन, लो कंसंट्रेशन क्यों नहीं बोला? क्योंकि हम यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं। सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन इस तरफ जाता है, इस तरफ तो सॉल्यूशन है ही नहीं, तो आप कहते लो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन टू द हाई कंसंट्रेशन, तो अजीब लगता। तो ये है, ये ऑस्मोटिक प्रेशर है भाई, ठीक है। अब क्या होगा? ऑस्मोटिक प्रेशर का जो फॉर्मूला आएगा निकल के, ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, ये कहती है ऑस्मोटिक प्रेशर इनटू में वॉल्यूम, मतलब पाई वी इज इक्वल टू एन आर टी। टी क्या है भाई? यहाँ पे टेम्परेचर, आर क्या भाई? गैस कांस्टेंट, एन क्या है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। भाई जब ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टी तो नंबर ऑफ मोल्स पे, अमाउंट पे डिपेंड करती है। वी क्या है? वॉल्यूम, और पाई क्या है भाई? ऑस्मोटिक प्रेशर। और इसको और क्या लिख सकते हैं भाई? पाई को उस तरफ लेके जाओ, पाई को उस तरफ लेके गए, पाई सॉरी वी को, पाई इज इक्वल टू एन अपॉन में वी आर टी। एन अपॉन में क्या? नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम क्या होगा भाई? कंसंट्रेशन, तो पाई ये भी बन गया सी आर टी, सी आर टी। भाई ये हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर खत्म हुआ। यहाँ बस एक चीज और पढ़ते हैं, आर रिवर्स ऑस्मोसिस। इसकी क्या है? ये एप्लीकेशन है ऑस्मोटिक प्रेशर वाले की, रिवर्स ऑस्मोसिस। क्या पढ़ते हैं भाई? रिवर्स ऑस्मोसिस। आपने नाम तो सबके घरों में लगा हुआ ज्यादातर, रिवर्स ऑस्मोसिस। भाई इसका काम क्या होता है? पानी साफ करना, घरों में जो ड्रिंकिंग वाटर आता है वो प्रोवाइड करना। तो क्या होता है, जो ये प्रेशर है ना, जो हम ये प्रेशर लगाते हैं, अगर इस प्रेशर को मैं ज्यादा कर दूं, ऑस्मोटिक प्रेशर तो क्या कर रहा था? इसके फ्लो को रोक रहा था। अब ये प्रेशर ज्यादा लगा दिया, ज्यादा प्रेशर लगा दिया तो जो सोलवेंट इधर से इधर आ रहा था ना, तो ये इस सॉल्यूशन की साइड से सोलवेंट किस तरफ जाने लग जाएगा? सोलवेंट की साइड जाने लग जाएगा।
सॉल्वेंट की साइड जाने लग जाएगा, तो इस तरफ निकालेंगे जो पानी हमें साफ करना है, मतलब जिसमें सॉल्यूट भी ऐड है। इस तरफ प्रेशर ज्यादा लगाएंगे तो हमें क्या मिलता जाएगा, प्योर सॉल्वेंट, मतलब प्योर वाटर मिलता जाएगा। और हमें यही तो चाहिए, आरओ में यही तो होता है भाई। बस इस तरफ प्रेशर है वो ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा लगाया और सॉल्वेंट का फ्लो उल्टा हो जाता है ऑस्मोसिस के एकदम, सॉल्यूशन टू प्योर सॉल्वेंट की साइड जाने लगता है सॉल्वेंट का फ्लो और हमारा काम बन जाता है। ये थी ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है भाई, ये सब हो गए सारी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। भाई सब कुछ आसान था, इसका न्यूमेरिकल तो सबसे आसान आएगा। आर की वैल्यू होगी, गैस कॉन्स्टेंट है, याद कर लेना। जो वैल्यू होती है, टी टेम्परेचर है, वी क्या वॉल्यूम और पाई प्रेशर। ये कितनी चीज, 1 2 3 4 5, ये तो चलो कांस्टेंट है। टी टेम्परेचर देगा, ये देगा, ये देगा, ये निकलवा लेगा, या फिर ये दोनों देगा, ये निकलवा लेगा, ऐसे सब कुछ निकल जाएंगे। हाँ, इसमें एक चीज और आती है, आइसोटोनिक सॉल्यूशन, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन और हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। आइसोटोनिक सॉल्यूशन मतलब कि दो सॉल्यूशन जिनकी आइसो मतलब सेम वेपर प्रेशर, दो सॉल्यूशन जिनका वेपर प्रेशर क्या हो, सेम। दूसरा हाइपरटोनिक और हाइपोटोनिक, एक सॉल्यूशन ए है, एक सॉल्यूशन बी है। अगर एक का वेपर प्रेशर ज्यादा है बी के वेपर प्रेशर से, तो ये है हाइपरटोनिक, और जो ये वाला होगा जिसका वेपर प्रेशर कम है वो होगा हाइपोटोनिक। अगर Pa बराबर Pb है Ib, तो ये क्या है, आइसोटोनिक। ठीक है, और देखो पाई बी इजिकल टू nRT। अगर कभी ऐसे आ जाए, वॉल्यूम भी सेम हो जाए कहीं पे, तो पाई ए बराबर Na, क्योंकि सेम टेम्परेचर पे ये कांस्टेंट ये अपोन में पाई बी बराबर Nb, ऐसे करके भी न्यूमेरिकल सोल्व हो जाएगा अगर वॉल्यूम कांस्टेंट आ गई तो ये हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर खत्म। एक अब छोटा सा टॉपिक, वांटो फैक्टर। किसका, वांटो फैक्टर का। 5 मिनट का, कुछ नहीं करना, बस 2 मिनट देख लो। क्या देख लो, 2 मिनट देख लो। वांटो फैक्टर किससे रिप्रेजेंट करेंगे, आई। ये होता है, क्या होता है भाई, कैलकुलेटेड मोलिकुलर मास अपॉन में ऑब्जर्व्ड मोलिकुलर मास। क्या होगा, ये उन्हीं इक्वेशन में लगेगा जहां पे हमें कहीं डिसोसिएशन हो रहा होगा या फिर एसोसिएशन हो रहा होगा, उस केस में वांटो फैक्टर वाला फैक्टर लगेगा। कैसे लगेगा वो देखो, सारी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी लिखता हूं मैं। P नोट ए माइनस पी ए अपॉन में P नोट ए इज इक्वल टू एक्स बी, रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर। फिर है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी डॉट एम। अगली क्या, डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ डॉट एम। और लास्ट क्या है, पाई वी इज इक्वल टू nRT। ये थी सारी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। जब वांटो का फैक्टर आएगा, मतलब किसी क्वेश्चन में ऐसे आएगा कि भाई ये एसोसिएट होगा या डिसोसिएट होगा, ये भी नहीं दे, ये पूछे कि डिसोसिएशन कांस्टेंट निकालो, डिसोसिएशन परसेंटेज निकालो, वांटो फैक्टर निकालो, उसमें क्या करना, इन सब के आगे आई लगा लेना। क्या लगा लेना, आई। ये वाला फॉर्मूला लगेगा। देखा किस में लगेगा, अगर आ जाए कि भाई ये इसमें जाके डिसोसिएट हो गया, क्या होगा, तो आप क्या करोगे, इस फॉर्मूले में सब कुछ गिवन होगा, तो ओरिजिनल मोलिकुलर मास है वो लगा के आई निकाल लेना। क्या निकाल लेना, आई निकाल लेना। जैसे एक सवाल है, 2A मिलके क्या बनाता है, A, मतलब कि ये क्या हुआ, डाइमर बना, एसोसिएशन हुआ। ध्यान रखना, एसोसिएशन, ये क्या हुआ, एसोसिएशन मतलब जुड़ गए। एसोसिएशन में आई की वैल्यू लेस देन 1। ठीक है, अब क्या हुआ, ये क्या हुआ भाई, डिसोसिएशन। ये क्या हुआ, डिसोसिएशन, इसमें आई की वैल्यू ग्रेटर देन 1। ये क्या हुआ, डिसोसिएशन, आई की वैल्यू ग्रेटर देन 1। तो देखो सवाल कैसे आएगा, मैं ऊपर वाला करके बताता हूं कैसे आएगा। भाई ये आ गया,
एक रिएक्शन में आया, उसका एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कितना हो गया, कुछ भी ऐसे ऐसे सवाल आएगा तो पूछेगा कितना परसेंट एसोसिएशन हुआ, एसोसिएशन कांस्टेंट निकालो, कुछ भी ऐसा पूछेगा। तो आप क्या करना, मान लो एलिवेशन का ये फॉर्मूला याद रखना, पता क्या करेगा वो, आपको ये भी देगा कि भाई एलिवेशन के बाद इतना एलिवेशन हुआ है, वो वैल्यू यहाँ पुट कर दो, वो के भी देगा, वो वैल्यू देगा, आप मोलरिटी निकाल लोगे या फिर मोलरिटी भी दोगे, आपको बस से सवाल आएगा कितना एसोसिएशन हुआ, कितना डिसोसिएशन, आप क्या करोगे आई निकालो, क्या करोगे सब कुछ करके आई निकाल लेना, एसोसिएशन होगा तो आई की वैल्यू 1 से कम आएगी, 1 से कम मान 4.45 आगे, इतना निकाल लेना, आई निकाल लिया। आई निकालने के बाद अब देखो ये यहाँ पे आता है, जब इनिशियल जब टाइम क्या था 0, ये मान लो 1 था, ये सब 0 0 था, ठीक है। एट टाइम बराबर t, मान लो इन इसमें से x कम हो गया, x कम हो गया तो कितना बनेगा, जब भाई यहाँ पे 2 था तो 1 बना था, 1 बना था, यहाँ पे x कम, x टूटा यहाँ से तो कितना बनेगा, x/2 बनेगा। भाई 2 से 1 बन रहा है, यहाँ से टूट के कितना जा रहा है, x टूट के जा रहा है, तो वहां पे कितना बनेगा, x के हिसाब से बनेगा, 1 से आधा बना था, 2 से 1 बना था, 1 से बनेगा 1/2 और x से कितना बनेगा x/2। कैसे आया भाई, देखो 2 से कितने मॉलिक्यूल बने थे, 2 मॉलिक्यूल से 1 मॉलिक्यूल, तो 1 मॉलिक्यूल से यूनिटरी मेथड से कितना बनेगा 1/2, और यहाँ कितना टूट के जा रहा है इसके हिसाब से बनेगा x के हिसाब से, तो x के हिसाब से कितना बनेगा x/2। ये हमें ये याद करना, ये डिसोसिएशन वगैरह आ गई, ये डिसोसिएशन कितना डिसोसिएट हुआ। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, टोटल जो इसका सम आएगा ना वो किसके बराबर होगा, i के बराबर होगा। कैसे, 1 - x + x/2 बराबर i, यहाँ से x निकल जाएगा, वही डिसोसिएशन है, परसेंटेज निकालेंगे तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। और डिसोसिएशन कांस्टेंट निकलवाएगा तो भाई यहाँ से पहले आप क्या करोगे, x निकालोगे, i की वैल्यू मान लो यहाँ पे क्या आई थी, जो भी लेके चले थे 0.4, यहाँ से x निकाल लोगे, क्या आएगा, निकाल लिया x। अब वो पूछेगा डिसोसिएशन कांस्टेंट, डिसोसिएशन कांस्टेंट तो क्या होगा, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, प्रोडक्ट में क्या है a, मतलब कंसंट्रेशन a अपॉन कंसंट्रेशन OA, ये डिसोसिएशन कांस्टेंट, A की कंसंट्रेशन क्या x/2, x की वैल्यू हमने निकाल ली भाई, और A की अब यहाँ पे कंसंट्रेशन आ गई 1 - x, जो ये निकल के आएगा वो क्या आएगा भाई, डिसोसिएशन कांस्टेंट। बस इसका ये काम था और सब खत्म। अब क्या करोगे, ऐसा कहेगा तो I निकालो, I निकालोगे, I निकालने के बाद I कैसे रिलेट किया इसके साथ, वो I होगा, I से फिर हमारा ये सब निकल सकता है। ये डिसोसिएशन कितना हुआ ये x पे डिपेंड करेगा, ऐसे ऐसी तो डिसोसिएट होके गया है यहाँ से, तो x बताएगा कितना डिसोसिएट हुआ। अगर और 1 - x अपॉन x/2 ये सब किसके बराबर आएगा, I के बराबर, I की वैल्यू पुट करके हम x निकाल देंगे, डिसोसिएशन कांस्टेंट निकलवाएगा तो ये हमारा निकल जाएगा, ये हमारा निकल जाएगा, ठीक। अब और हाँ एलिवेशन, इस पे कैसे सवाल आ जाते हैं भाई, 2 कंसंट्रेशन दे दे, मान ली इस पे सवाल आता है, एक है 0.5 मोलर कुछ है NaCl और एक है 0.25 ग्लूकोज, किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, एक तो सीधा सीधा देखो कंसंट्रेशन किसकी ज्यादा, अगर कंसंट्रेशन ज्यादा तो उसकी, अगर दूसरा अगर ऐसे ही दे दे तो ये डिसोसिएट होकर किस में टूटता है, 2 में, ये तो डिसोसिएट ही नहीं होता, तो ये I की वैल्यू 1 ही रहेगी और इसमें रहेगी 2, तो डेल्टा T भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I तो है, जो डिसोसिएट होगा उसका एलिवेशन ज्यादा होगा, अगर एसोसिएट हुआ तो उसका एलिवेशन कम होगा, ऐसे हम इसको रिलेट कर देंगे तो हमारे सॉल्यूशन चैप्टर खत्म। तो भाई हमने सॉल्यूशन में क्या क्या पढ़ा, हमने सॉल्यूशन में सबसे पहले 3 हिस्सों में पढ़ा था सॉल्यूशन, कंसंट्रेशन तक जो पढ़ी थी, मोलरिटी, नॉर्मलिटी, मोल फ्रैक्शन, मोलरिटी, मोलरिटी, ये सब, मास बाय वॉल्यूम, ये सब, इसके न्यूमेरिकल देखे थे, फॉर्मूले देखे थे, यूनिट देखे थे, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट बताए थे। क्यों बताए थे, क्योंकि वो इन सारी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में यूज होने वाले थे, इसलिए। फिर हमने पढ़ा हेनरी लॉ, हेनरी लॉ पढ़ा और उसकी एप्लीकेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट बताया था, क्योंकि थ्योरेटिकल आने का वहीं से चांस ज्यादा था। उसके बाद हमने रोल्स लॉ पढ़ा, आइडियल सॉल्यूशन पढ़ा, नॉन आइडियल सॉल्यूशन पढ़ा, सब देखे। नॉन आइडियल सॉल्यूशन 2 टाइप के थे, पॉजिटिव डेविएशन, नेगेटिव डेविएशन, वो देखा। उसके बीच में डिफरेंस देखा, उनके 2 ग्राफ देखे। उसके बाद हमने देखा एजोट्रोप देखा, जो कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर था। एजोट्रोप के 2 टाइप थे, मिनिमम बॉइलिंग एजोट्रोप और मैक्सिमम बॉइलिंग एजोट्रोप।
उसके बाद सीधा आ गया था कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होती जो किस पे डिपेंड नहीं करती भाई, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कभी भी डिपेंड नहीं करती नेचर ऑफ द सॉल्यूट, किस पे डिपेंड करती है, अमाउंट ऑफ द सॉल्यूट। चार तरह की कोलिगेटिव प्रॉपर्टी थी, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट और लास्ट की ऑस्मोटिक प्रेशर। हमने सारी आसान तरीके से देखी और करना भी बड़ा आसान था क्योंकि सबके ये जो कंसंट्रेशन टर्म थी वो मैंने आपको बता ही दी थी। उसके बाद हमने रिवर्स ऑस्मोसिस देखा जो लास्ट वाली का एप्लीकेशन थी। उसके बाद मैंने वान टू फैक्टर देखा। वान टू फैक्टर का सबसे हार्ड न्यूमेरिकल बनता है क्योंकि इसमें ये फैक्टर इंक्लूड हो जाता है, इसके अलावा सब कुछ बिल्कुल आसान। वान टू फैक्टर सभी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में आगे आई लगाना है, अगर किसी का आई ज्यादा है तो उसकी ये सारी प्रॉपर्टी भी ज्यादा होगी। इसके साथ हमारा ये चैप्टर सॉल्यूशन 3 हिस्सों में लगा के खत्म हो गया है। अगर आपको कुछ कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।